बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपने पिछले लेक्चर्स रिकूप कर लिए होंगे और देखा होगा। पिछले लेक्चर में हमने वी टॉक्ड अबाउट कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी, और जिसमें हमने सेलियंस, इमेजरी, परफॉर्मेंस, फीलिंग्स, जजमेंट और रेजोनेंस की बात की थी। और हमने देखा था हाउ the brand connects with its customers and creates value for them. आज हम बात करेंगे ब्रांड पोजीशनिंग की और वैल्यूज़ की। ब्रांड पोजीशनिंग और वैल्यूज़ में जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है उस कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी का, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारा जो ब्रांड है हाउ इट इज़ पोजीशन्ड इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, सो दैट दे शुड कनेक्ट विद द ब्रांड इन अ पॉजिटिव मैनर। ठीक है, सो हम जो है एंड वी वांट टू डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स विद द कंपटीशन एज वेल। सो वो क्या कहते हैं कि जी इट is at the heart of marketing strategy. Brand positioning is the heart of marketing strategy. Then it is the act of designing a company's offer and image so that it occupies a distinct valued place in the target customer's mind. ये फिलिप कॉटलर साहब ने कहा। अब हम क्यों कहते हैं कि it's the heart of the marketing strategy? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एक इमेज जो है वो अपने कस्टमर के माइंड में बना देते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो या हमारा जो ब्रांड है वो दूसरे ब्रांड से बेहतर है ना। मतलब अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो लाइक करोला एंड होंडा सिविक, दे बोथ आर ऑफ द सेम कैटेगरी। ठीक है, और लेकिन क्या हुआ कि समहाउ होंडा ने एक ऐसा इमेज या उसकी पोजीशनिंग ऐसी कर दी कि दे टेल पीपल दैट दे आर सुपीरियर देन टोयोटा करोला एंड पीपल बिलीव इन इट। ठीक है, दो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली इफ यू आर गिविंग समथिंग डिफरेंट तो एंड बेटर तो पोजीशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। बट देन अगेन आपने पहले से पोजीशन ही कुछ इस तरह कर दिया कि लोग जो है वो समझने लगे। और उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो बड़ा फैक्टर था वो प्राइस का था कि थोड़ी सी प्राइस उससे ज़्यादा रखी और कहा कि जी हम तो क्योंकि बेहतर हैं इसलिए वी आर चार्जिंग मोर, एंड पीपल स्टार्टेड पेइंग फॉर इट। ऑन द अदर हैंड अगर आप ये देखिए पेंटीन है, and then there was this product called PERT. वो जो है दोनों they were the same, but then again जो पेंटीन की जो पोजीशनिंग है वो it was such कि it was a premium brand. Camay soap was a premium brand and they charged a little more, but Lux की जो पोजीशनिंग थी वो such in our culture कि Camay had to bow out and it went out of the market. So, because Lux has a distinct, place in the mind of the consumer, because it has always been associated with Hollywood stars or Bollywood stars or up to Lollywood stars as well. जो है हॉलीवुड की और बॉलीवुड की जो बेहतरीन अदाकाराएं हैं, ठीक है, बिकॉज वी सी देम ऑन स्क्रीन एंड दे आर आइकन्स एंड वी आइडलाइज देम। तो वो ऐसी जबरदस्त पोजीशनिंग हुई थी लक्स की कि कैमी कुड नॉट टेक दैट प्लेस इवन दो इट वाज अ बेटर प्रोडक्ट, एंड वी बिलीव्ड कि जी क्योंकि फलानी एक्ट्रेस जो है वो ये साबुन इस्तेमाल करती है तो उसकी खूबसूरती का राज जो है वो इस साबुन में है, तो मैं भी जो है अगर ये साबुन इस्तेमाल करूं या करूंगी तो मैं भी उस तरह खूबसूरत हो जाऊंगी। तो इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ब्रांड्स आर ऑलवेज डूइंग स्टफ लाइक दैट।
ठीक है। सो हमें जो है, हमें भी अपना ब्रांड जो है, जो भी XYZ जो भी ब्रांड हम मार्केट करेंगे, वी नीड टू पोजिशन इट इन सच अ वे कि पीपल आर बाउंड टू थिंक कि जी दिस इज द बेस्ट दैट इज अवेलेबल। जब भी लग्जरी गाड़ी की बात आती है तो सबसे पहले टॉप ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में मर्सिडीज बेंज आते हैं, हालांकि देयर आर अदर लग्जरी कार्स आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। लेकिन उसकी पोजीशनिंग ऐसी हुई है कि somebody who has a certain stature in the society, who has achieved something, who is confident and is a little older in nature, तो वो उसकी पोजीशनिंग ही इस तरह हो गई है। So in order to compete with Mercedes, BMW came up with young energetic professionals. उन्होंने उसकी पोजीशनिंग ही चेंज कर दी कि वी डू नॉट वांट आवर कार टू बी ड्रिवन बाय ओल्डर पीपल, वी वांट आवर कार टू बी ड्रिवन बाय यंग एनर्जेटिक पीपल हु आर फुल ऑफ लाइफ एंड हु हैव अटेन्ड समथिंग इन देयर लाइफ एट एन अर्ली एज, जिन्होंने सारी जिंदगी लगा के नहीं कमा के जो है मर्सिडीज खरीदी, उनको जरूरत ही नहीं मर्सिडीज खरीदने की, क्योंकि वी आर गिविंग देम अ बेटर ऑप्शन। उस सेगमेंट को मर्सिडीज ने कभी टारगेट ही नहीं किया था, अपने आप को उस तरह पोजीशन ही नहीं किया था, उस क्लास के लिए कुछ उनके पास ऑफर करने के लिए नहीं था। एंड दे मेड अ बिग मार्क। उन्होंने जो है 2006 में देवर कार ऑफ द ईयर अवार्ड उन्होंने जीता, BMW ने, इसी तरीके इसी पोजीशनिंग की बेसिस के ऊपर। Whether they had a superior quality product or not is not a question over here. उनकी पोजीशनिंग ऐसी थी कि people really opted for that car. और सिंस और इसी पोजीशनिंग में जो सबसे क्लासिक एग्जांपल है वो टोयोटा की है। टोयोटा हैड अ कार इन एवरी कैटेगरी के मकसद लो एंड एंड हाई एंड दोनों को वो केटर कर रहे थे, बट देन दे रियलाइज्ड कि जो लग्जरी का जो सेगमेंट है इज टोटली डिफरेंट, द वे ऑफ थिंकिंग एंड हाउ दे पोर्ट्रे देमसेल्व्स इज टोटली डिफरेंट। तो टोयोटा जो है हमेशा एक सस्ती, अफोर्डेबल, रिलायबल कार जो है समझी जाती थी। तो उस इमेज को चेंज करने के लिए उन्होंने एक टोटली नई सब्सिडरी बना दी जिसका नाम लेक्सस रख दिया, और लेक्सस वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ लग्जरी कार and it was competing with BMW, it was competing with Mercedes, and it won awards for 3 consecutive years for the Customer's Choice Award, the best car of the year, when it was introduced in the 90s. So 3 consecutive years के लिए it won that award. Same is the case for Nissan. उन्होंने जो है इन्फिनिटी के नाम से जो है अपना लग्जरी वर्जन जो है गाड़ियों का वो इंट्रोड्यूस किया, जस्ट बिकॉज कि वो जो पोजीशनिंग हुई थी टोयोटा की या निसान की ऑफ चीप ड्यूरेबल व्हीकल्स, वो उसके साथ मैच नहीं करती थी। दे कुड नॉट चार्ज अ प्रीमियम प्राइस फॉर देयर लग्जरी ब्रांड्स अगर वो निसान और टोयोटा के साथ ही रहते। तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया ऑल टुगेदर। सो आपको जो है जो पहला काम करना है, आपको देखना है कि आपके कंपटीशन में पॉइंट्स ऑफ पैरिटी क्या हैं और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या हैं अपने कंपटीशन के साथ। पॉइंट्स ऑफ पैरिटी के जो सिमिलर पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस के जहां पे यू कैन मेक अ डिफरेंस एंड टेल पीपल के हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर कंपटीशन, ताकि इट इज इन द माइंड्स ऑफ योर कंज्यूमर्स। ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू नो इज कि आपका जो टारगेट कंज्यूमर कौन है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, टारगेट कस्टमर कौन है। ठीक है। आपका कंपटीशन क्या है, whom are you dealing with in terms of competition, और आपका जो ब्रांड है how it is similar to what your competition is offering and how you are different from what your competition is offering. Coke and Pepsi दोनों कोलाज हैं, but Pepsi is sweeter whereas Coke is a little sour. ठीक। तो जो
the younger generation wants more sweet, so they associate with Pepsi more than the older generation. But it has been there for a longer time. So whenever you see a Coke ad, you would see people from different generations, from older to the younger. So you need to form a frame of reference for yourself and try to understand where you fit in. अब जो है, अगर आप जो कॉस्मेटिक लाइन है उसके अंदर अगर आप देखें, सो लाइक यू हैव Medora, you have Revlon, you have Estee Lauder, you have L'Oreal, you have Maybelline. All of these are placed differently. You might want to buy a lipstick from Revlon, you might want to buy a mascara from Maybelline, you might want to buy a face lifting cream from L'Oreal, or your skin energizer from Olay. Because they are positioned in such a way that you feel that they would be able to give you the best value for money. Market क्या? What is a market? Market is a set of all actual and potential buyers. ठीक है? Who have the interest in your brand, who have the required income, and who have the access to your product. ठीक है? And then this market is segmented into different groups. ठीक है? And these groups have similar needs and wants. ठीक है? And they have a certain similar sort of a behavior. So they would opt for a certain type of a product or a marketing mix. याद है ना मार्केटिंग मिक्स क्या था, जो आपके 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ठीक है? सो वो जो है, they would react in a certain way to certain offers that you make. So you segment your market into different groups. It could be by age, by demographics, by income, their lifestyles. So it could be anything or a mixture of all of these things. And companies pay a lot of money into understanding which sort of people are living where. So ये जो है, you need to understand or make a trade-off between the cost of your brand and the benefits that you get, and the same trade-off is made by the consumers as well. What benefits we would get out of this brand or product, and how much would it cost us. ठीक? अब let's take the example of a toothpaste market. There are 4 main segments in that toothpaste market. One is sensory. Sensory are the people or the consumers who are seeking flavor and product appearance. ठीक है? कि वो उसकी पैकेजिंग कैसी है और लोगो कैसे प्लेस हुआ है, ठीक है, उसमें कौन से फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वो सारी बातें. फिर सोशलेबल्स हैं, हु आर सीकिंग ब्राइटनेस ऑफ टीथ. उनके लिए जो है साफ दांत, चमकदार दांत जो हैं आर द मेन कंसर्न. देन देयर आर वरियर्स, वो लोग जिनके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, जो डिके प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं. मोस्टली वरियर्स आर दोज पीपल हु हैव यंग चिल्ड्रन, बिकॉज चिल्ड्रन ईट अ लॉट ऑफ स्वीट एंड देन दे हैव देयर teeth decaying all around, and the parents have to pay a huge price in terms of getting medication or treatment for their children from the doctor. And then there are independent who are seeking low price. ठीक है?
वो जो है दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड ऑफ, सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्काउंट और some brand which is low cost. So these are the four main segments you can divide your toothpaste segment or toothpaste market. अब what you need to do is you need to understand कि how you would segment your market. तो number one would be identifiability, which means that you could easily identify the segment. And then it's the size that it should have, that segment should have an adequate size, or so that you could make adequate sales. अगर आप जो है उस सेगमेंट का साइज छोटा होगा तो प्रॉब्ली आपको उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी ताकि जो है आपके जो सेल्स का टारगेट है या ब्रेक इवन है वो हो सके, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन सेलिंग टू दैट सेगमेंट. सो आपका जो है इतने साइज होना चाहिए उस सेगमेंट का कि आपकी सेल्स जो हैं वो हो सके और आप जो है वो प्रॉफिट जो है उनसे कमा सकें. फिर एसेसिबिलिटी, आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स चाहिए, ठीक है, आपको आउटलेट्स चाहिए, आपको वेयर हाउसेस चाहिए, स्टफ लाइक दैट, सो दैट इट कैन बी मेड इजीली अवेलेबल टू दोज कंज्यूमर्स, ठीक है. और आपके पास जो है वो टूल्स अवेलेबल हों आपके पास कि ताकि आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपने ब्रांड के बारे में, जो चीज़ें आप बताना चाह रहे हैं उनको, वो आप उनको बता सकें, ठीक है. एंड देन रिस्पॉन्सिवनेस, हाउ फेवरेबली विल द सेगमेंट रिस्पॉन्ड टू अ टेलर्ड मार्केटिंग प्रोग्राम. और फिर आपको ये भी देखना है कि मकसद जो आपने मार्केटिंग प्रोग्राम बनाया है उनके लिए, वो उसको किस निगाह से देख रहे हैं. मकसद कहीं वो ये तो नहीं देख रहे कि यार ओहो ये जो है ये तो जो है अपना बस अब पीछे ही पड़ गए हैं, ठीक है ना. तो वो जो है वो बात नहीं आनी चाहिए. जो आपका मार्केटिंग प्रोग्राम है उसको वो देखें और उसमें वो जो है पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे हैं. जिस तरह अभी जो मैंने पिछले लेक्चर में या पिछले से पिछले लेक्चर में बात की थी कि उन्होंने जो है रोड शोज़ किए थे सर्फ एक्सेल ने, जिसमें दाग तो अच्छे होते हैं था, तो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, दे टुक इट पॉजिटिवली एंड फेवरेबली, ठीक है. और वो आए अपनी फैमिलीज के साथ आए और उन्होंने सारा दिन जो है वो सर्फ एक्सेल की टीम के साथ स्पेंड किया और उनके साथ आइडियाज़ डिस्कस किए, उनकी जो गेम्स और बाकी जो चीज़ें थी उसमें उन्होंने खुशी खुशी पार्टिसिपेट करते रहे और उनके बच्चे भी पार्टिसिपेट करते रहे. सो विच वॉज गुड. सो ये जो है रिस्पॉन्सिवनेस इज नीडेड, रिक्वायर्ड, बिकॉज it is a part of a feedback, and this feedback is utilized to improve your brand. जिस दिन आप अपने ब्रांड को इम्प्रूव करना छोड़ देंगे वो स्टैग्नेंट हो जाएगा and it would die its own death. You will see a demise. इसीलिए अगर आप देखें तो वो इस फीडबैक के ऊपर ही you would find that every 6 months there is a new mobile phone coming out in the market. Every year there is a new car coming out in the market, ठीक है ना. there is a new improvement in the engine, there is new improvement in the technology, new improvement in the style or the shape. आप मिल्क कार्टन ही देखना शुरू करते हैं. टेट्रा पैक पहले ट्रायंगल में आता था, फिर वो ब्रिक पैकिंग में आने लग गया, अब वो पाउचेस में भी आने लग गया. सो लाइक वो कन्वीनियंस इज ऑल्सो देयर. मकसद वो जो पकाने का तेल था वो पहले टीन के डब्बों में आता था, ठीक है ना. अब वो जो है वो प्लास्टिक पाउचेस में आने लग गया. फिर अब वो प्लास्टिक पाउचेस के आगे जो है वो उन्होंने एक डिस्पेंसर भी लगा दिया जो कि ईजी टू पोर है, सो दैट वो स्पिल ना करे ऑयल जो है. सो ये जो रिस्पॉन्सिवनेस थी वो इसीलिए था ना कि आपने मार्केटिंग प्रोग्राम ही ऐसा बनाया कि लोग जो हैं वो आए, आपके साथ इंटरेक्ट किया, उनकी फीडबैक आपने ली एंड देन आपने उस पर अमल किया और लोगों के लिए जो है आसानी पैदा कर दी. सो असेसिबिलिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो गई और फिर लोगों को पता भी चलने लग गया, ठीक है. तो ये सारी बातें जो हैं उसको इस सेगमेंटेशन को करने से आपको फ़ायदा हो गया. फिर
अब आपको जो है क्या करना है कि जी कंज्यूमर कहता है डिसाइडिंग टू टारगेट अ सर्टेन टाइप ऑफ कंज्यूमर ऑफन डिफाइंस द नेचर ऑफ कंपटीशन। अब आपका जो कंपटीशन है वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है या वो किस तरह मार्केट कर रहा है इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स कि आपने जो है अपने कंज्यूमर को किस तरीके से पहुंचना है और अपनी बात जो है उन तक पहुंचानी है। अगर आप देखें तो क्योंकि कंज्यूमर जो है आजकल बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस, हम इकोनॉमी में रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस है, ठीक है ना, वो इतना क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है बिकॉज वी आर फेसिंग अ हार्ड टाइम। हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो कुछ इस तरह के जा रहे हैं कि हम जो है इतनी प्राइसी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। बट देन अगेन देयर आर इज़ अ सर्टेन क्लास विच इज़ वेरी लिटिल बट देन अगेन दे कैन अफोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अब अगर आप देखें तो जैसे वो होंडा मोटरसाइकिल का जो ऐड था कि जी मैं तो होंडा ही लैसा, ठीक है ना, तो वो जो है वो सोहराब वालों ने या ईगल जो मोटरसाइकिल था उन्होंने कहा मैं तो ले भी ली, तो वो होंडा तो नहीं थी लेकिन कुछ और था बट इट वाज यू नो लिटिल लेस। तो उन्होंने कहा कि यार वो जो क्वालिटी कॉन्शियस ज़रूर हैं लेकिन दे आर स्टिल प्राइस कॉन्शियस, मोर प्राइस कॉन्शियस। तो उन्होंने जो है उसके लिए जो है वो लिटिल जो कंपटीशन है उन्होंने उनको टारगेट किया कि जी मैंने ले ली, मुझे होंडा के लिए वेट नहीं करना पड़ा बिकॉज देयर इज़ अ वेटिंग टाइम फॉर होंडा। जो गाड़ियां हैं उसमें भी ऐसे ही था कि जी नया मॉडल आता था तो 6-6 महीने का वेट है कि जी आप पैसे जमा करा दें और वो आपको मिलेगा। तो वो जो है आप उसको वो सिर्फ प्रेस्टीज का लेवल बनाने के लिए, ठीक है ना, एगो और स्टेटस सिंबल बनाने के लिए वो जो है थोड़े से उनके डिलेज टैक्टिस जो है वो इस्तेमाल होने लग गए, ठीक है। तो डू नॉट डिफाइन कंपटीशन टू नैरोली। एग्जांपल, अ लग्जरी गुड विद अ स्ट्रॉन्ग हेडोनिक बेनिफिट लाइक स्टीरियो इक्विपमेंट में compete as much with a vacation as with durable goods like furniture। अब जब सेगमेंट कर रहे हैं तो आप जो हैं अपने आप को नैरोली जो है डिफाइन मत करें, अपने कंपटीशन को नैरोली मत लें। वो कहता है कि अगर आप कोई लग्जरी गुड है और उसके जो है ऐसा को इफेक्ट होता है लोगों पे, तो वो जो है वो वेकेशन लाइक जो स्टीरियो इक्विपमेंट है, मतलब जो म्यूज़िक सुनने का इक्विपमेंट है, टू टेक एन एग्जांपल ऑफ जो यहाँ पे लिखी हुई है, वो आपके जो है वेकेशन के साथ भी compete कर सकता है और फर्नीचर के साथ भी कर सकता है। Why he is saying this is because of the fact कि आप म्यूजिक लवर हैं और आपने वेकेशन पे जाना है, बट देन अगेन यू आर फाइंडिंग दिस यू नो पीस ऑफ स्टीरियो वेरी इंटरेस्टिंग, तो यू माइट लेट गो ऑफ दैट वेकेशन एंड टेक अ ट्रेड ऑफ। आप कहेंगे यार मुझे वेकेशन पे नहीं जाना, मुझे ये जो है स्टीरियो का इक्विपमेंट है या जो म्यूजिक का इक्विपमेंट है मुझे ये खरीदना है, ठीक है ना। तो आप वो ख़रीद लेंगे और पैसे आपने वहाँ पे डाल दिए। आपको जो है कुर्सी या मेज़ लेनी थी, आपने कहा कि यार ये अभी वेट कर सकती है, मुझे ये चीज़ लेनी है, या वाइस वर्सा। तो ऐसा भी होता है कि आप जो है कुछ और ऐसी ऑफ़र आ जाती है कि आप वो छोड़ देते हैं और आप दूसरी चीज़ ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो जो कंपटीशन है उसको आप नैरोली डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। इट कुड बी कि यू नो यू वांटेड टू बाय डिजाइनर सूट और समथिंग, बट देन यू नो यू फाउंड दिस कैमरा विच वाज मोर इंटरेस्टिंग, तो आपने कहा कि नहीं यार छोड़, सूट बाद में ले लूंगा मैं, ये मुझे जो है ना कैमरा खरीदना है, तो आप वो कैमरा खरीद लेते हैं, ठीक है। सो यू नेवर नो व्हाट वुड कम इनटू द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। Coming to points of parity and points of differentiation. The points of differentiation are the attributes or benefits that consumers strongly associate with a brand, positively evaluate and believe that they could not find to the same extent with a competitive brand. Points of difference जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं,
ठीक है ना। और जो है कस्टमर्स जो हैं वो आपके साथ इसीलिए एसोसिएट करते हैं क्योंकि वो आप पे दे बिलीव इन द ब्रांड, ठीक है, और वो उसको पॉजिटिवली इवैल्यूएट कर रहे होते हैं और वो यही देख रहे होते हैं कि जो कंपेटिटिव ब्रांड है उसमें वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब जो है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो मकसद लाइक आप प्रोसेसर्स देखने लग जाते हैं, है ना, कि जी इसमें प्रोसेसर कौन सा है, कंप्यूटर में ले लें, टैबलेट में ले लें, मोबाइल में ले लें, फिर उसकी स्पीड क्या है, उसके ग्राफिक्स कैसे हैं। जिस तरह मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स वुड कैरी लोगो के जी इंटेल इनसाइड, बट देन अगेन people who want to have a inclination towards gaming, they would want कि जी हमें इंटेल नहीं चाहिए because गेमिंग के लिए वो इतना अच्छा नहीं है और इतना फास्ट प्रोसेसिंग नहीं है, तो they would want a नवीडा चिप, ठीक है ना। जो आजकल जो अच्छे मोबाइल फ़ोन्स हैं उनमें कॉलकॉम, स्नैपड्रैगन, कुछ इस किस्म की कोई प्रोसेसर है उसके अंदर लगा हुआ। वो डिफ्रेंसिएशन जो है वो इस तरह होती है कि जी ठीक है ना, जो स्क्रैचलेस ग्लास है कॉर्निंग का वो होगा, बट इट कॉस्ट मनी, बट पीपल आर रेडी टू पे फॉर इट, ठीक है। सो ये जो है इसको समझना बहुत सख्त ज़रूरी है। आप जो है और कुछ नहीं तो अपनी पैकेजिंग ही डिफरेंट कर देते हैं, उनके कलर्स चेंज कर देते हैं ताकि लोग जो हैं वो डिफरेंशिएट कर सकें। आप जो है शर्ट खरीदते हैं वो उसमें आपको जो है जो स्टिचिंग है वो डिफरेंशिएट कर देती है। मे बी यू फाइंड द सेम फैब्रिक बीइंग यूज्ड by the other competition, but the stitching would differentiate, the style, the cutting would differentiate. You might have a 5 megapixel camera or a 12 megapixel camera, लेकिन एक ऑर्डिनरी लेंस के साथ है और एक जो है वो कार्ल ज़ीयस लेंस के साथ है। अब कार्ल ज़ीयस इज अ वन फोर्स टू रेकन विद बिकॉज उसके जो लेंसेज हैं आर बीइंग यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन सच एज नासा। उनके जो टेलीस्कोप्स हैं वो उसमें वो यूज होता है वो लेंस, एंड इट्स अ वेरी हैवी ड्यूटी लेंस दैट दे यूज, क्योंकि उनको जो है बहुत दूर तक जो इमेजेस हैं जो मुख्तलिफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स की वो उसे खींचने होते हैं, उन्होंने उसको देखना होता है। सो दे वांट टू हैव अ क्लियर पिक्चर एज टू व्हाट इज ओवर देयर, बिकॉज अभी तक जो है जो एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर ट्राइंग टू फाइंड अदर बीइंग्स ऑन द प्लैनेट, मकसद किसी किस्म की कोई लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड दैट। तो कोई एक आम जो है लेंस वो उस तरह हेल्प नहीं कर सकता जिस तरह जो है एक लेंस जो कि कार्ल ज़ीयस ने बनाया होता है, क्योंकि उसकी प्रिसीजन जो है वो ज़्यादा है। आप जो है जो मेडिकल इक्विपमेंट है, मकसद जीई का मेडिकल इक्विपमेंट जो है इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है ना। सो वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट इस तरह करते हैं कि we have to be either number 1 or number 2 in the category we are serving in. So they use the best available material to and the staff or the technology people that they have, so as to give you the best possible brand or the product in that particular category. इसी तरह पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस में अगर आप बात करें तो यू टेक बोइंग एंड एयरबस, टू बिग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो अपने आप को एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए दे आर कमिंग अप विद न्यू वर्जन्स ऑफ देयर प्लेन्स,
which are more comfortable, which have got more fuel efficiency, which are more lighter in weight, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वन सिंगल हॉप लेके जा सकें, क्योंकि उसने जो फ्यूल है वो तो वही लिमिटेड ही होता है ना, तो जितने फ्यूल एफिशिएंट इंजन होंगे उतने ही ज़्यादा जर्नी जो है वो कर सकते हैं वो, नहीं तो लोगों को बीच में जर्नी ब्रेक करनी पड़ती है, नॉन स्टॉप फ्लाइट्स नहीं हो सकती, जितना एफिशिएंट प्लेन होगा उतनी ज़्यादा लंबी नॉन स्टॉप फ्लाइट हो सकती है, ठीक है। फिर पॉइंट्स ऑफ पैरिटी क्या है कि जी ऑन द अदर हैंड आर नॉट नेसेसरीली यूनिक टू द ब्रांड बट मे इन फैक्ट बी शेयर्ड विद अदर ब्रांड्स। पॉइंट्स ऑफ पैरिटी आर द सेम, मकसद वो ये, अगर एंटी डैंड्रफ शैम्पू है तो वो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू, क्लिनिक एंड हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या है, द केमिकल दैट दे यूज टू एलिमिनेट द डैंड्रफ। याद रखें कि मकसद उस कैटेगरी में जो बेसिक चीजें हैं वो तो सेम होंगी, देयर विल बी अ फ्यू थिंग्स विच आर डिफरेंट। अब जो है जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी वो कि जी पैरासीटामोल एंड पैनाडोल, अब दो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट पैकेजिंग है, डिफरेंट, but the salt is the same that they use to kill those pain, ठीक है ना। इसीलिए जो अगर आप इफ यू टेक अ कार तो वही चार पहिए हैं, ठीक है ना, एंड देन देयर इज अ ड्राइवर सीट एंड देन देयर इज पैसेंजर सीट, और पीछे जो है वो एक सीट होगी, और देयर इज अ 2-सीटर कार। तो वो डिफरेंशिएट जो है वो किस तरह करेगा, उसकी स्टाइलिंग में, उसके इंजन में, ठीक है ना, द कलर ऑफ द सीट्स, द फैब्रिक दैट इज यूज्ड इनसाइड द कार, हाउ द डैशबोर्ड इज प्लेस्ड, वो सारी चीजें जो हैं वो डिफरेंशिएट कर रही होती हैं, ठीक है। सो जो कस्टमर है, इट इज ही और शी इज ऑलवेज लुकिंग how to differentiate the brand he or she loves from the other brand. They would want to find out different things about that brand, ताकि वो उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें और अपनी जो बाय है या अपने उस लव को जस्टिफाई कर सकें उस ब्रांड के लिए, वो उनके लिए वो वैल्यू बन जाए। सर्विस इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे जो होटल इंडस्ट्री है उसके अंदर जो है दे आर ऑलवेज कमिंग अप विद न्यू वेज टू प्लीज देयर कस्टमर्स, ठीक है। क्या अब दे हैव कम अप विद जिस तरह वो CRM की बात मैंने की थी पिछले लेक्चर में, तो वो जो CRM का जो सॉफ्टवेयर है इसकी जो बेस्ट यूटिलाइजेशन हुई और उन्हें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं जो सर्विस को फ्रॉम वन होटल टू अनदर। रिट्स कार्ल्टन एक बहुत बड़ा ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ होटल इंडस्ट्री, और वहाँ पे एक शख्स आके ठहरा और उसने जो है अपने कमरे में जाते हुए देखा कि एक आदमी जो था वो जो कॉरिडोर है वहाँ पे लाइट लगा रहा था, इलेक्ट्रीशियन था। उसने उसको कहीं कहा कि मुझको जो है शैम्पेन पीनी है, नहीं सॉरी बियर पीनी है जी, ओके। और वो जो है उसने जाके वहाँ पे जो हाउस कीपिंग वाले लोग थे उनको उन्होंने बताया कि जी वो इस तरह साहब है फलाने कमरे में, उनको ये चीज़ चाहिए, पर उनकी जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि उसमें बर्फ़ डली हुई हो। अब यूजुअली लोग जो हैं वो जब पी रहे होते हैं तो वो बियर या शैम्पेन जब पी जाती है तो उसको ठंडा करके पिया जाता है, उसमें बर्फ़ नहीं डाली जाती। तो दिस वाज एन अनयूजुअल रिक्वेस्ट दैट दे हैड मेड। सिंस वो उनका कस्टमर था, उन्होंने जो है क्या किया
कि उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो तो उन्होंने पूरी कर दी, और उन्होंने वो जो है अपने CRM डेटा बेस के अंदर उन्होंने उस रिक्वेस्ट को ऐड कर दिया. सो द गाय व्हेन ही वेंट टू द अदर स्टेशन, और वहाँ जाके उनके साथ उसी होटल के साथ जब वो ठहरा और उसने रिक्वेस्ट किया कि जी मुझको ये चीज़ चाहिए पीने के लिए, तो वो लेके आए और उसके अंदर बर्फ़ डाल के लेके आए. तो वो जो आदमी था वो बड़ा परेशान हुआ कि ये मैंने तो नहीं कहा. तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो है एक दफ़ा क्योंकि ये रिक्वेस्ट की थी तो हमने समझा कि आपको जो है जब भी आप जो है ये मशरूब पिएंगे तो आपको बर्फ़ की ज़रूरत होगी, तो हम इसलिए बर्फ़ डाल के ले आए. और वो आदमी बड़ा खुश हुआ और उसने बड़ा अप्रिशिएट किया इस बात को. अब अगर जो है बात तो ये छोटी सी है, लेकिन जो होटल है उसने अपने आप को बाकी होटलों से किस तरह डिफ्रेंशिएट किया कि उसने जो है वो चीज़ रिकॉर्ड कर ली और बाकी सबको पास ऑन कर दी, ताकि जो है जब भी वो कस्टमर आए तो उसको वो ही सेम एक्सपीरियंस मिले जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है. ठीक है ना. वो मशरूब जो है वो तो कोई भी उससे दे सकता था, लेकिन वो मशरूब बर्फ़ के साथ जो देना है वो उसके लिए भी थोड़ा सा था, शॉकिंग था कि यार इनको कैसे पता चला कि मुझे जो है इसके साथ बर्फ़ चाहिए होती है. और लेकिन उसको वो चीज़ याद रह गई. ठीक है ना. सो वो जो है इस तरह उन्होंने अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, और इसी की वजह से जो है पीपल हैव गॉट अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर दैट होटल. अब there are two key issues in arriving at the optimal competitive brand positioning. ठीक है. गाइडलाइन में पहली गाइडलाइन क्या कहता है? डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंपेटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एंड नंबर 2 इज चूजिंग एंड एस्टैब्लिशिंग पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. अब वो क्या कह रहा है? पहला कह रहा है डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंपेटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड सेकंड इज चूजिंग पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. अब डिफाइनिंग एंड कम्युनिकेटिंग कंपेटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहता है? डिफाइनिंग कि पहले तो आप अपने आप को ये देखें कि आप किस कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट को डाल रहे हैं. ठीक है. इज इट अ डिटर्जेंट? इज इट अ वॉशिंग लिक्विड? इज इट अ वॉशिंग सोप? ठीक है. यू नीड टू बी वेरी क्लियर. ठीक है. एंड देन जब आप उसको डिटर्मिन कर लेते हैं तो फिर स्टिक टू इट. अगर आप अपने आप को लग्जरी कार कह रहे हैं तो फिर आप एक अपने आप को ऑर्डिनरी कार नहीं बना सकते. अगर आप एक ऑर्डिनरी या योर एवरीडे ब्रांड, यू कैन नॉट बी एन एक्सक्लूसिव और अ नीश ब्रांड. ठीक है ना. सेंट माइकल्स जो है यूके का ब्रांड है. ठीक है. एंड इट इज एन एवरीडे ब्रांड फॉर देम बिकॉज इट इज मेड फॉर अ मीडियोकर एंड पुअर पीपल. बट ओवर हेयर उसकी जो पोजीशनिंग है हैज बीन सच कि पीपल थिंक दैट इट इज अ वेरी हाई एंड ब्रांड एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड. It is a very expensive brand for us because of the exchange rate, but it is just an everyday brand which is there trying to tell you कि me too, मैं भी हूँ, मुझे भी खरीद लें प्लीज, मुझे भी पहन लें, मुझे भी इस्तेमाल करें. ठीक है ना. Whereas on the other hand, बॉडी शॉप जो है वो कॉस्मेटिक्स रेंज में इज अ ब्रांड जिसने अपने आप को पोजीशन किया कि हु इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली, हु इज एनिमल फ्रेंडली. ठीक है. एंड इट केयर्स अबाउट द कम्युनिटी इट्स सेलिंग इन. तो वो जो है उसने जो है अपने आप को एक ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक कंपनी जो है शो कर रहे हैं, पोजीशन कर रहे हैं. तो उन्होंने जो है कैटेगरी जो है वो डिफाइन कर दी है अपनी कि हम जो है एक ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक कंपनी है. ठीक है ना.
एंड देन जब आप ये कर लेते हैं तो फिर यू कम अप विद योर पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड पॉइंट्स ऑफ पैरिटी। तो वो डिफरेंशिएट अपने आप को किस तरह कर रहे हैं कि वी आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, वी आर एनिमल फ्रेंडली, दी नन ऑफ द कॉस्मेटिक्स, बॉडी शॉप की बात कर रहा हूं, नन ऑफ द कॉस्मेटिक्स आर टेस्टेड ऑन एनिमल्स, none of the cosmetics would harm the environment। ठीक है, सो वो जो है आप क्या कर रहे हैं कि अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक कंपैटिटिव जो ना फ्रेमवर्क बना रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं फॉर कंज्यूमर्स टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अब जो है जो एडिशनल जो बेनिफिट्स हैं वो क्या होंगे। आज तक जो है हेड एंड शोल्डर्स जो शैम्पू था वो डैंड्रफ रिमूव कर रहा था, तो इट वाज अ एंटी डैंड्रफ शैम्पू, बट रिसेंटली दे हैव कम अप विद अ ब्लैक एंड सिल्की कंकॉशन, जिसको वो जो है अब वो कह रहे हैं कि जी योर हेयर वुड बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिल्की एंड शाइनी एंड स्टफ लाइक दैट, which was that positioning was used by regular shampoos, not by anti-dandruff shampoos. So all of a sudden वो जो है it is trying to get into that category as well of a regular shampoo. With the people with dandruff in their hair can also maximize the benefit of a regular shampoo by using Head and Shoulders. So जब आप when you are using points of parity and points of differentiation, you need to understand कि सारे points नहीं आप highlight कर रहे होंगे। मतलब to give out a message you have a certain time limit or a time frame that you want to use। ऐसा ही हो रहा ना, क्योंकि आपके पास जो है to make an ad बेशक आप 3 मिनट का या 5 मिनट का ad बना लें, but then again running it on TV is quite expensive, running it on newspaper is quite expensive, but then again उस newspaper में भी you could send a certain message, या मैगजीन में अगर आप वो जो प्रिंट एड आता है उसमें एक खास मैसेज ही आप दे सकते हैं ना। यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग पोरिंग इन, सो यू नीड टू क्रिटिकली एनालाइज कि आपने जो है क्या चीज देनी है अपने कस्टमर के लिए, ताकि वो उसको असिमिलेट कर सके और उसके बाद जो है उस पर रिएक्ट कर सके। ठीक है, सो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में जो सबसे पहली चीज है कि इट शुड बी पर्सनली रेलेवेंट। ठीक है ना, डिजायरेबल क्राइटेरिया जो है वो क्या होना चाहिए कि इट शुड बी पर्सनली रेलेवेंट, उसके लाइफस्टाइल के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है ना, उसकी इनकम उस सेगमेंट के साथ वो मैच करता है कि नहीं करता। ठीक है, उसको वो जो डिस्टिंक्टिव या सुपीरियर क्वालिटी का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, वॉट एवर यू आर सेइंग वो उसको दूसरे के साथ डिफरेंशिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता। देखिए ना, अगर वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता और वो आपके ब्रांड को किसी तरीके से सुपीरियर नहीं फील करता दूसरे ब्रांड से, आपका जो मैसेज है वो उसको नहीं ये बिलीव कर दे, मतलब वो नहीं पोजीशन कर पा रहा, तो फिर जो है वो उसको क्या चीज है जो रोकेगी कि वो जो है आपके कंपटीशन की तरफ ना टिल्ट कर जाए। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको रोके। सो जो है अपने मैसेज को आप इतना डिस्टिंक्टिव और सुपीरियर बना दें कि वो जो है, और इतना पर्सनली रेलेवेंट बना दें कि वो उसको बिलीव करें और उसकी जो है वो क्रेडिबिलिटी को वो चैलेंज ना करें। अगर आप जो है सारी बातें ठीक हैं, PIA की मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, हमारी नेशनल एयरलाइन है, इट्स अ गुड ब्रांड, अ ब्रांड जो कि वी शुड बी प्राउड ऑफ, क्योंकि
इस PIA ने 26 दूसरी एयरलाइंस को बनाया है, 26 डिफरेंट एयरलाइंस अराउंड द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग सिंगापुर एयरलाइंस, मलेशियन एयरलाइंस, श्रीलंकन एयरलाइंस, एमिरेट्स। हमारे PIA के लोग ही थे जिन्होंने जाके इन एयरलाइंस को बनाया है। एंड नाउ लुक एट वेयर दे आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग। सो नो मैटर व्हाट nowadays people at PIA say or do, it is not believable and it is not credible. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे ही वो देखते हैं हम कहते हैं नहीं यार इनसे तो होगा ही नहीं, ना ये कभी टाइम पे आती है, ना ही इनके इंटीरियर अच्छे हैं, ना इनके जहाज बुड्ढे हैं, मकसद ये जो भी कह लें वो हम उसको सच मानने को तैयार ही नहीं होते। We are not ready to spend any money to travel with them. ऐसा ही है ना। तो जो डिजायरेबल क्राइटेरिया है वो तो जीरो हो गया। पहले आपका दिल करता था कि आप PIA के साथ ट्रैवल करें, अब आप कहते हैं कि यार छोड़ो क्या करना है इसमें जाके, एमिरेट्स से चले जाते हैं, इत्तेहाद से चले जाते हैं, ठीक है ना, शाहीन एयरलाइन से चले जाएंगे, सिंगापुर एयरलाइन से चले जाएंगे। भाई अगर आप अपनी एयरलाइन को पैट्रनाइज नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बट देन अगेन हम कर करके तंग आ गए, बिकॉज दे आर नॉट लिसनिंग टू द कस्टमर्स, दे आर नॉट मेकिंग चेंजेस। सो वो जो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव है वो तो बिल्कुल जीरो हो गया ना। तो यू आर नॉट बीइंग एबल टू रिटेन योर कस्टमर्स एंड यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू एक्वायर न्यू वंस, बिकॉज जब आप उनको रिटेन नहीं कर रहे तो आप दूसरों पे पैसे लगाएंगे, ताकि जो है जब रिटेन नहीं कर पा रहे अपने पुराने कस्टमर्स को तो आप दूसरों पे, नए कस्टमर्स पे पैसे लगाएंगे ना, ताकि आप उनको एक्वायर करें। और जब आप उनको एक्वायर करें तो उनको फिर रिटेन करने की कोशिश करेंगे, बट देन अगेन इट्स फ्रूटलेस। तो डिलीवरेबिलिटी जो है क्राइटेरिया, वो भी जो फर्म्स का पर्सपेक्टिव है वो वहां पे भी जो है दे आर फेलिंग। इट्स नॉट फीजिबल फॉर देम, इट्स नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम, and they are always on the defense, and it's difficult for them to attack their competition because their competition is far ahead now, ठीक है ना। तो जब वो उनके लिए feasible ही नहीं है अपने, और जो है वो profitable नहीं है, तो वो क्या करेंगे? They would go bankrupt, ठीक है ना। So deliverability में जो फर्म के लिए इट इज नेसेसरी फॉर द फर्म कि जो भी वो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन चूज करे, दे शुड बी फीजिबल, दे शुड बी एबल टू डिलीवर दैट। जो भी वो बात कह रहे हैं वो उसको करने के काबिल उनको होना चाहिए, ठीक है ना। और वो खाली उसको काबिल होना ही नहीं चाहिए, वो जो है उनके लिए प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। अगर मैं कह देता हूं कि जी मैं जो हूं आज आपको जो है ब्रांड मैनेजमेंट की जगह कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा दूंगा, तो वो मैं नहीं पढ़ा सकता, मेरे लिए फीजिबल ही नहीं है ना, क्योंकि मैं भी तो एक सर्विस दे रहा हूं ना। आई एम हेयर टू गिव यू अ सर्टेन नॉलेज अबाउट ब्रांड मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है तो कि मैंने जो है ब्रांड के साथ काम किया हुआ है, तो आई नो कि क्या क्या जो हर्डल्स आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आई कैन टेल यू अबाउट दैट। अगर आप मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग का कह देंगे तो मेरे लिए वो फीजिबल नहीं है, और जब वो फीजिबल मेरे लिए नहीं है तो वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता, ठीक है ना। और वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं रह जाएगा, बिकॉज यू वुड लूज दैट इंटरेस्ट कि यार इस आदमी को तो पता ही नहीं है, अलिफ बे नहीं आती है, हमें क्या पढ़ाने आ गया, ठीक है ना। तो जो मेरी क्रेडिबिलिटी है वो भी डाउन हो जाएगी, ठीक है ना, और आपको मेरी बात पे यकीन भी नहीं होगा। सेम गोज फॉर अ ब्रांड, ठीक है। और जो है फिर आपको जो है प्री एम्प्ट करना पड़ता है कि आपका कंपटीशन क्या कर रहा होगा। आपको जो है डिजास्टर रिकवरी डिफेंस
उसको भी देखना है कि आपने जो कुछ कहा है उसको आप किस तरह डिफेंड करेंगे, बिकॉज देयर विल बी पीपल हु वुड जंप ऑन यू कि ये तो होता ही नहीं है, ऐसे नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सो वो, और फिर आपके जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है या पॉइंट्स ऑफ पैरिटी है वो ऐसे होने चाहिए कि उसको अटैक करने में आपके कंपटीशन को मुश्किल सा हो, वो 2 दफा सोचे कि यार मैं ये जो कर रहा हूं ये ठीक है भी कि नहीं, ऐसा ना हो कि मैं जो है ये करके मैं फंस जाऊं। ठीक है ना, जो है इस सारे सिलसिले में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत सारी रिसर्च कर रही होती हैं, ठीक है, और जो है वो इंडस्ट्रियल एस्पियनाज, वो दूसरे जो अपने कंपटीशन है वो उसके ऊपर स्पाइंग कर रही होती हैं, देख रही होती हैं कि वो क्या कर रहे हैं। एक ज़माना था, शायद अभी भी ऐसा ही होता हो, कि जब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी उसमें ये बहुत ज़्यादा था कि जी जो दूसरा मॉडल है, जो दूसरी गाड़ी है, जो कंपटीशन है, वो कैसा मॉडल मार्केट में लेके आ रहे हैं, वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और वो जो है जो लोग उनके लिए ये काम करते थे, जो स्पाइंग करते थे, उनको वो बड़े पैसे दिए जाते थे। इसी तरह जो है जो गवर्नमेंट्स हैं ये भी आपस में इस तरह का काम कर रही थी। मकसद जर्मन्स के ऊपर जो है और जापानीज़ के ऊपर उन्होंने ये चेक रखा हुआ था, इंग्लैंड ने और अमेरिका ने, जस्ट टू सी के वेयर दे आर हेडिंग, उनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कहाँ तक पहुँची है, व्हाट दे आर केपेबल ऑफ। तो उन्होंने उस तरीके से, ताकि वो जो मेड इन अमेरिका का जो टैग है वो एक सुपीरियर ब्रांड रह जाए, या मेड इन ग्रेट ब्रिटेन जो है वो एक सुपीरियर टैग रह जाए। और वो काफ़ी अरसे तक वो सुपीरियर रहा। इट वॉज इन 70s जब जाके जो है जापानीज़, लेट 70s एंड अर्ली 80s के जापानीज़ ने जाके इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऑटोमोबाइल्स में आके अपने आप का मनवाना शुरू कर दिया कि मेड इन जापान जो है वो भी एक ऐसा ब्रांड है कि जो है इट्स अ फोर्स टू रेकन विद। और आहिस्ता आहिस्ता दे टुक ओवर ऑल द मेजर ब्रांड्स दैट वर देयर इन यूरोप एंड अमेरिका। उन सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया, बिकॉज उन्होंने अपने आप को इतना टेक्नोलॉजी में इतना वो आगे ले गए कि फिर it was very difficult for others to cope up with them. So ये जो points of difference and points of parity हैं, ये आपके लिए बहुत important है for any brand to cope in the market. You need to be very clear. जिस तरह अगर आप देखें यूरिया के एड्स अगर जब आते हैं तो वो आपको दिखाते हैं कि एक एक दाना अलग है, उसका कलर वो ब्राउनिश गोल्डन ब्राउनिश सा है, ठीक है, फिर उसके अंदर जी वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मकसद डिफरेंट केमिकल्स आर देयर सो दैट यू कुड हैव अ हायर यील्ड। यूरिया तो और भी बहुत सारी कंपनी बना रही है, इसी तरह वो एक दूसरे को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं विद द साइज ऑफ द urea, with the amount of nitrogen and potassium or other chemicals present in the urea. And the best part is that they are also differentiating on how much increase in yield that you have if you use our urea. क्योंकि किसान के लिए तो उसकी जो फसल की आउटपुट है वही सब कुछ होता है ना, तो वो जो है अपनी फसल के लिए बेस्ट से बेस्ट यूरिया या खाद लेके आता है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो। जितनी ज़्यादा फसल होगी उतनी ज़्यादा जो है वो उसको पैसे मिलेंगे। ठीक, अब ये एट्रीब्यूट्स एंड बेनिफिट ट्रेड ऑफ है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जैसे प्राइस एंड क्वालिटी, लोगों की समझ ये है कि जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतनी अच्छी क्वालिटी होगी।
Most of the time it happens that way, but it's not a hard and fast rule कि it would happen that way. ठीक है ना. अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वालिटी बेहतर है. कई दफ़ा प्राइस ज़्यादा होती है और क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है. फिर कन्वीनियंस एंड क्वालिटी, कि जो क्वालिटी अगर ज़्यादा अच्छी है तो वो कन्वीनियंस भी उतनी होगी. इट्स नॉट लाइक दैट एंड एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कन्वीनियंस है और क्वालिटी नहीं होती. और टेस्ट जो है अगर अच्छा है तो कैलोरीज ज़्यादा होंगी, टेस्ट बुरा है तो लो कैलोरीज होंगी. टेस्ट जो है लो कैलोरीज का टेस्ट के साथ कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है. तो टेस्ट जितना बेहतर आप करते जाएंगे कैलोरीज भी बढ़ती ही चली जाएंगी. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होता है. ठीक है ना. केक में आप अंडे ज़्यादा डालेंगे, उसकी आइसिंग में क्रीम ज़्यादा होगी. ठीक है ना. वो जो है उससे कैलोरीज बढ़ेंगी, कैलोरीज कम नहीं होंगी. ठीक है जी. एफिकेसी एंड माइल्डनेस, जितना जो है आप समझ लें कि माइल्डनेस जो है और एफिकेसी ट्रेड ऑफ नहीं है. ठीक है. इसमें जो है we'll talk about this efficacy and mildness and ubiquity and prestige at a maybe in the next lecture. क्योंकि जो this is not I cannot really recall at the moment क्या सूरत हाल है. Then power and safety. अगर पावर ज़्यादा है तो सेफ्टी जो है इज़ अ ट्रेड ऑफ. मतलब फिर आपको, क्योंकि जितना ज़ोर होगा उसमें सेफ्टी उतनी, यू हैव टू लेट गो. यू कैन नॉट कंट्रोल दैट पावर. अगर आप वही देख लीजिए, क्योंकि जितनी गाड़ी तेज़ चल रही होती है, जितनी उसमें हॉर्स पावर ज़्यादा होती है, वो भाग तो रही होती है, उतनी आपकी सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाती है. ठीक है. आप ड्रिल मशीन है, जितनी पावरफुल होती है उसमें सेफ्टी और जो जैसे जो सॉ होती है, चेन सॉ होती है, अब वो जितनी पावरफुल होती है वो उतनी ख़तरनाक होती है, क्योंकि वो ज़रा सा आपने उसको गलत हैंडल किया नहीं और वो जो चेन होती है वो आपके गले में, हाथ में, कहीं भी फिर जाती है और वो आपका जो हिस्सा है बॉडी का वो कट जाता है. ठीक है. तो जहाँ पे वो वैरायटी होगी वहाँ पे सिंपलिसिटी कैसे हो सकती है. मकसद जाहिर सी बात है, वैरायटी लाने के लिए यू हैव टू हैव लॉट ऑफ थिंग्स प्रेजेंट. तो वो सिंपल नहीं रह जाते, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है. मकसद और फिर जहाँ पे स्ट्रेंथ की बात होगी वहाँ पे वो रिफाइन, उतनी सोफिस्टिकेटेड चीज़ नहीं होती है. सो लाइक दीज आर द ट्रेड ऑफ्स दैट यू हैव टू. ठीक. अगर आपने कॉमन आदमी के लिए बनाना है उबिक्विटी, तो मकसद वो प्रेस्टीज का एलिमेंट जो है वो यू हैव टू लेट गो. अगर वो प्रेस्टीज का एलिमेंट होगा तो वो एक नीश को सर्विस कर रहा होगा, तो वो एक आम आदमी के लिए नहीं रह जाएगा. ठीक है ना. इसी तरह जो एफिकेसी और माइल्डनेस की बात थी, तो माइल्डनेस में जो है आपके पास अगर चीज़ है तो फिर वो उसमें कोई तेज़ी तरारी नहीं रह जाएगी. ठीक है ना. सो आपके ये ट्रेड ऑफ्स हैं. मकसद आप, कुछ लोगों को जो है क्वालिटी चाहिए होगी, लो कैलोरीज चाहिए होंगी, माइल्डनेस चाहिए होगी, but then there would be people who would want convenience, and they would want more taste, and they would want more power and stuff like that. So ये जो सेगमेंट है आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो सेगमेंट है उसको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है, और आप फिर उसी तरीके से अपने मैसेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस और पॉइंट्स ऑफ पैरिटी को हाईलाइट करेंगे, ताकि जो है वो मैसेज शुड मेक सेंस टू योर कंज्यूमर्स. अगर इट वुड नॉट मेक सेंस टू योर कंज्यूमर्स, यू आर एट अ लॉस. देखिए ना, अगर वो कंज्यूमर ही जो है उसको नहीं समझ में आया कि आप क्वालिटी दे रहे हैं या आप जो है सेफ्टी दे रहे हैं, तो फिर वो क्यों लेगा आपकी चीज़. अगर आप देखें कि मकसद आपको जो है जब आप घर बना रहे होते हैं तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो आप सीमेंट लेके आ रहे होते हैं. आप जो है स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे कि दीवारें जो हैं वो पक्की पुख्ता हों. ठीक है ना. तो अगर आपने दीवार पक्की और पुख्ता करनी है तो देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन थिकनेस. अगर आप वो थिकनेस नहीं देंगे
तो उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अगर आप उसमें उतना सीमेंट नहीं डालेंगे, उतना कंक्रीट नहीं डालेंगे, वो स्ट्रेंथ नहीं आती है। लेकिन जो है अगर आपने वही उसको जो है खूबसूरती देनी है और उसके अंदर जो है डिज़ाइंस देने हैं और उसको थोड़ा सा अच्छी खुश शक्ल बनाना है, तो आपको जो है उसकी स्ट्रेंथ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है तो फिर आप जो है प्राइस के बारे में नहीं सोच रहे थे, क्योंकि यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन क्वालिटी, बट देन देयर आर पीपल हु आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्राइस। तो वो जो है वो सस्ते से सस्ता ढूंढ रहे होते हैं, तो फिर उनको क्वालिटी से हाथ धोने पड़ जाते हैं। अब जो है चाइना जो है वो पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स जो है वो दे रहा है मकसद। और आप ये देख लीजिए कि जो एक प्रोडक्ट जो आप अमेरिका से लेके आते हैं और एक प्रोडक्ट जो है आप पाकिस्तान से लेते हैं, चीज़ सेम होती है, बट जो उसकी क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है। बिकॉज कि यहाँ पे हम प्राइस पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तो हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम वहाँ से जब अमेरिका से लेके आते हैं वहाँ पे वो प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए वो क्वालिटी मेंटेन कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बता रही होती हैं, आपको जो है आपको ये एट्रीब्यूट्स जो हैं ये बहुत माइन्यूटली जो है ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है समझने के लिए कि आपके कंज्यूमर को क्या चाहिए। आज के लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमने आज जो है बात की पॉइंट्स ऑफ पैरिटी की, सेगमेंटेशन की, पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन की, कस्टमर को साथ जो है हमें क्या करना है, हमने प्रोडक्ट को किस तरह प्लेस करना है उनके माइंड में कि वो जो है वो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल जो है वो हमारा ब्रांड हो, ठीक है। हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू मेक दैट पोजीशनिंग इफेक्टिव, कि लोग जो हैं वो हमारे ब्रांड को याद रखें और उसको रिकॉल करके इस्तेमाल करें। हमने बात की एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट की, ताकि हमें जो है पता चले कि लोग जो हैं वो किस तरीके से कौन सी ऐसी चीज़ को वो छोड़ देंगे और कौन से चीज़ को जो है वो तरजीह देंगे, और वो जो सेगमेंट है ख़ास तौर पे वो उस किस तरीके से सोच रहा होगा या सोचेगा। तो हमें जो है कौन सी चीज़ को हाईलाइट करना है और कौन सी चीज़ को हाईलाइट नहीं करना अपने मार्केटिंग या कम्युनिकेशन में, या हमें मैसेज को कम्युनिकेट करने में, ताकि जो है इट शुड मेक मोर सेंस टू द कस्टमर। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।